हेलो बच्चों, मैं हूं प्रबल प्रताप और स्वागत करता हूं आप लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में। तो बच्चों यार, वी आर लाइव और आज हम पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 13 में। और आज का लेक्चर बहुत खास है। आज का लेक्चर खास इसलिए है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा है ना, उनके ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, और क्वेश्चंस कौन से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज का लेक्चर खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज का लेक्चर आप लोगों को यह पता करवाएगा कि भैया हम लोगों ने कैसा पढ़ा है, कि हम लोगों के पढ़े हुए से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठोक पा रहे हो कि नहीं ठोक पा रहे हो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन आज की क्लास में लगाने वाले हैं। तो फटाफट फटाफट सब लोग ज्वाइन हो जाओ, बिना किसी देरी के साथ अपन शुरू करते हैं अपनी क्लास को फिर। ठीक है बच्चों, तो ओके। तो बात करूं आप लोगों से कि यार अनअकैडमी ना बेटा आप लोगों के लिए एक लिमिटेड एडिशन ऑफर लेके आया है। लिमिटेड एडिशन ऑफर क्या है आप लोगों के लिए कि नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आप लोगों को सीबीएसई का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। मतलब एक कॉम्बो ऑफर आप लोगों के लिए अनअकैडमी अब लेके आया है। ठीक है, तो अगर आप लोग 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो बेटा, तो आप लोगों को 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, वो भी कॉम्बो। मतलब नीट यूजी प्लस सीबीएसई दोनों का कॉम्बो ऑफर आप लोगों को 12 महीने के साथ 2 महीने फ्री मिलने वाला है। वहीं पे साथ में अगर आप लोग 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो भी आप लोगों को 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलने वाला है। तो मैं अगर बात करूं बैचेस की जो कि 4 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं नीट यूजी 2022 को 2 के लिए, तो बेटा ये एक तो है पावर एलाइट बैच, एक है अर्ली ड्रॉपर्स बैच और एक है संजीवनी बैच। वहीं पे बात करूं नीट यूजी 2023 को टारगेट करते हुए, तो एक है बेटा लेजेंड्स बैच और एक है संजीवनी बैच। ओके, चलो। तो बात करूं आप लोगों से प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो बेटा प्लस सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को मिलता है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से लाइव पढ़ने का मौका। वो एजुकेटर जिनसे पढ़ने के लिए बच्चे लाखों रुपए देके कोटा की कोचिंगों में, दिल्ली की कोचिंगों में जाते थे पढ़ने, अनअकैडमी उन सारे टीचर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आया है और अब आप लोगों को घर बैठे उनसे पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो इंडिया के बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर से आप लोग को पढ़ने को मौका मिलेगा। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट और क्विजेज मिलेंगे, क्योंकि बेटा टेस्ट ही होते हैं जो आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। आप लोगों को कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी। वहीं पे आप लोगों से बात करूं बेटा कि अनअकैडमी का अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो बेटा अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हो तो आप लोग को सब्सक्रिप्शन प्लान करना चाहिए या तो 12 महीने या फिर 24 महीने का। क्योंकि बेटा अगर किसी भी एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो, अगर मैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं बेटा, 2 साल की प्रिपरेशन लग जाती है ना। कि या तो मैं 11th और 12th, है ना, और ड्रॉपर्स बच्चे भी होते हैं जो कि 1 साल ड्रॉप भी करते हैं, तो एटलीस्ट मतलब 2 साल की प्रिपरेशन चाहिए। तो अगर आप लोग 11th में हो, है ना, तो आप लोग को 2 साल का सब्सक्रिप्शन, अगर आप लोग 12th में हो आप लोग 12 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो अगर 12 महीने के सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आपको पड़ेगा मंथली 2888। और अगर आप लोग ज्यादा लंबे ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप लोगों को किफायती भी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर 1 महीने के सब्सक्रिप्शन की जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो ये पड़ रहा है 6,300 रुपये मंथली का। वहीं पे अगर मैं बात कर रहा हूं जब 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन की, तो 12 महीने का आप लोगों को पड़ रहा है 2,888, 2,888 पर मंथ, और 24 महीने का आपको सिर्फ 2,000 रुपये महीने का पड़ रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग मेरा नाम यूज करोगे इन रेफरल, तो आप लोगों को 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड PRABAL। बात करूं आप लोगों से आइकनिक सब्सक्रिप्शन की, तो बेटा आइकनिक सब्सक्रिप्शन इज बेस्ट। क्यों है ऐसा? क्योंकि प्लस में आप लोगों को जो भी कुछ मिल रहा है ना, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, वीकली टेस्ट मिल रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल रहा है, उनका अनलिमिटेड एसेस मिल रहा है। ये भी बहुत बढ़िया बात है कि जितना चाहो तुम उनको देख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है कि भाई इतनी ही बार देख पाओगे, ऐसा कुछ नहीं, अनलिमिटेड एसेस है। लेकिन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक चीज मिल रही है जो कि इंडिया में कहीं पे भी नहीं मिलती। चाहे आप ऑफलाइन में चले जाओ, चाहे आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चले जाओ, सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी के पास एक चीज है कि आप लोगों को मिलने वाली है पर्सनल गाइडेंस। आप लोगों को मिलने वाली है पर्सनल गाइडेंस, आप लोग को एक पर्सनल मेंटर दिया जाएगा जो कि आपके टीचर की तरह होंगे। ठीक है, तो कि आप लोगों की पूरी तैयारी को मेंटर करेंगे, आप लोगों की पूरी प्रिपरेशन को मेंटर करेंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके टेस्ट में कैसे नंबर आ रहे हैं, कौन से टॉपिक आपके कमजोर हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उनको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, और स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रॉपर मिलेगा, आप लोगों के घर तक स्टडी मटेरियल पहुंचाया जाएगा, एक्सपर्ट्स गाइडलाइंस मिलने वाली है। मतलब एक गाइडेंस रहेगी, आपको कोई साथ में रहेगा जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देते रहेंगे। ठीक है, तो ये बेस्ट चीज है आइकनिक सब्सक्रिप्शन की। तो बेटा अगर मैं बात कर रहा हूं आइकनिक सब्सक्रिप्शन की, तो अगर 6 महीने के कोर्स की अगर मैं बात करूं, तो अगेन चूंकि कम ड्यूरेशन का कोर्स है तो मंथली आप लोगों को 5,700 पड़ेगा। अगेन अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो 12 महीने और 24 महीने का प्लान करूं, क्योंकि अगर आप लोग 12 महीने का लेते हो तो 4,875, 4,875 मंथली आप लोग को पढ़ने वाला, और 24 महीने में 3,750। वहीं पे अगर आप लोग मेरा नाम यूज करोगे तो यू विल गेट 10% ऑफ।
पक्की बात? चलो भाई, बहुत ही बढ़िया बात है। अब बेटा, बग्स बाउंटी, यानी कि अगर आप लोग को कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है वीडियो में तो आप लोग उसको रिपोर्ट कर सकते हो और अपना प्राइज क्लेम कर सकते हो। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? अनअकैडमी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट। अनअकैडमी का प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट, जहां पे आप लोग 11 करोड़ तक के प्राइजेस जीत सकते हो। 14 और 15 अगस्त को ये टेस्ट होने वाला है आईआईटी जेईई और नीट यूजी के बच्चों के लिए। तो आप सभी लोगों को ये टेस्ट जरूर से देना है, क्योंकि दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेन बात क्या है कि बेटा, टेस्ट देने से ही तो आप लोगों की प्रिपरेशन का एनालिसिस होता है ना। तो टेस्ट आप सभी लोगों को देना है, कुछ नहीं, आपको दिन का 1.5 घंटा निकालना है बस, और टेस्ट जरूर देना है आप सब लोगों को। फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो। अनलॉक करने के लिए अगेन आप लोग कूपन कोड यूज कर सकते हो, दैट इज PRABAL। ठीक है, ये शेड्यूल है बेटा, जो कि 14 और 15 अगस्त का है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग इसको देख पाओ कि भैया कब कब आपको टेस्ट देने हैं। अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग टाइमिंग्स है। ओके बेटे, चलो। तो अगर आप लोग प्रोडिजी बनते हो तो आप लोग, यानी कि अगर आप लोग टॉप 2 में आते हो तो आप लोगों के फर्स्ट ईयर की कॉलेज फी जो है बेटा अनअकैडमी स्पॉन्सर करने वाला है। वहीं पे अगर 1 से 10 तक आप लोग रैंक लेके आते हो तो आप लोगों को मैकबुक मिलेगा। 11 से 15 रैंक वालों को एप्पल आईफोन 12 मिलेगा। 16 से 20 रैंक होल्डर्स को एप्पल आईपैड मिलेगा। 21 से 50 रैंक होल्डर्स को अमेजॉन एको डॉट मिलेगा। 51 से 100 रैंक होल्डर्स को अमेजॉन के वाउचर्स मिलने वाले हैं। तो काफी एक्साइटिंग प्राइजेस है। तो आप सभी लोगों को ये टेस्ट जरूर से देना है, इट इज कंपलसरी। जाके एनरोल करना है, बट इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी चल रहे हैं बेटा, जाके आप लोग unacademy.com scholarship/prodigy पे जाके देख सकते हो। वहां पे हर दिन एक लकी विनर को एक आईपैड दिया जा रहा है। 12 जुलाई से रेगुलरली चल रहा है ना। तो मतलब इस टेस्ट में आप लोगों की जैसी रैंक आएगी ना, वही रिजेंबल करेगी कि आपके नीट में रैंक कैसी आने वाली है। आप लोग देख सकते हो प्रोडिजी में जिनकी ऑल इंडिया रैंक 2 थी, उनकी नीट यूजी में ऑल इंडिया रैंक 1 थी, नीट यूजी में ऑल इंडिया रैंक 21 थी, प्रोडिजी में 9 थी। तो मतलब लगभग लगभग उतनी ही रैंक आप लोगों की बैठेगी। तो इससे एक अंदाजा आप लोगों को और लग जाएगा। पक्की बात बेटे? चलो, बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब अपन चालू करते हैं अपने क्वेश्चंस को बिना किसी देरी के साथ। आज की क्लास में अपन ठोकने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, आज की क्लास में अपन लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने वाले हैं यार। मंगेश शायद सर प्रोडिजी अगले साल भी होगा क्या? बेटा अगले साल की क्यों चिंता करनी, अभी इस साल जो हो रहा है उसको क्यों नहीं दे रहे हो आप? है ना, आप 11th में हो चाहे 12th में हो, आप लोग तो ये टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि ये 11th नीट यूजी वालों के लिए भी हो रहा है, 10th नीट यूजी वालों के लिए भी हो रहा है, जो जिनका टारगेट है 2023 का, मतलब आज से 2 साल बाद का, है ना। 11th IIT जे वालों के लिए भी हो रहा है, 12th के लिए भी हो रहा है, ड्रॉपर्स के लिए भी हो रहा है। तो आप लोग को ये क्यों सोचना कि अगले साल देना है? इस साल जो हो रहा है उस पर फोकस करो ना। अगर आप लोग अभी 12th में पढ़ रहे हो तो 12th प्लस ड्रॉपर्स का एक साथ टेस्ट हो रहा है 14 अगस्त को, 2 से लेकर 3:30 तक। ठीक है, तो आप लोग दो इसको जाके कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और मजा आ जाएंगे आप लोग को टेस्ट देने के बाद। तो अभी अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो लगाता हूं बेटा पहला क्वेश्चन। आप लोग की स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से ये रहा। चलो, 2019 में आया हुआ सवाल है, और आप लोग देखो कितना आसान सवाल है ये, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F. If 25% of A is transferred to B, then force between the charges becomes. बहुत आसान सवाल है ये, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इधर देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 पॉइंट चार्ज है मेरे पास, तो मैं मान लिया कि एक पॉइंट चार्ज ऐसा है, दूसरा पॉइंट चार्ज ऐसा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब एक ये प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। ठीक है बेटा, अब इनको मैंने सर्टेन डिस्टेंस पे रख दिया, लेट इट बी डी। डी डिस्टेंस मैंने रख दिया, लो भाई। अब मेरे को बोला क्या गया, मुझे एक बात बोली गई कि भैया एक में से 25% चार्ज मैंने लिया और दूसरे को दे दिया। भाई एक में से 25% चार्ज मैंने लिया और दूसरे को दे दिया, तो 25% मतलब 1/4 होता है। तो Q में से अगर 1/4 चार्ज मैंने दे दिया, अरे भाई इधर देखो 25% मतलब डिवाइडेड बाय 100 इंटू Q, यानी कि कितना हो गया? Q/4। तो मैं इसमें से अगर Q/4 चार्ज निकाल दूंगा, अगर मैं इसमें से Q/4 चार्ज निकाल दूं, तो यहां कितना बचेगा? ये तो हो जाएगा बेटा 3Q/4। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना? -Q प्लस Q/4। भाई Q/4 चार्ज का लेन देन हुआ है, तो Q में से Q/4 जाएगा तो 3Q/4 हो जाएगा, और इधर -Q में जाके Q/4 ऐड हो जाएगा, तो -Q प्लस Q/4। ये कितना हो जाएगा मेरे लाल? ये हो जाएगा माइनस का 3Q/4। यानी कि अब अगेन दोनों चार्जेस बराबर है मेरे पास, एक है 3Q/4 और एक है माइनस का 3Q/4। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि शुरुआत में इनके बीच में जो फोर्स लग रही थी वो है F। ठीक है, तो F कितनी रही होगी बेटा? ये रही होगी KQ इंटू क्यू, यानी KQ²/D²। अब बाद में जो फोर्स हो जाएगी उसको बोल देता हूं F'। तो K/D² तो एज इट इज रहेगा। चार्जेस Q की जगह कितने हो गए बेटा? 3Q/4।
तो 3 क्यू/4 का होल स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 9/16 इंटू KQ² बाय D²। अब यहां से एक चीज आप लोग देख सकते हो कि भैया ये जो KQ² बाय D² मुझे दिख रहा है, ये कितना है, ये तो F ही है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि F' विल बी इक्वल टू F इंटू 9/16। कितना हो गया बेटा, F' विल बी इक्वल टू 9/16 एंड दैट्स द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। दैट विल बी द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन, जो कि मेरे को दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो 9F/16 ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। खटाक, समझा मेरे बेटे? अरे चमकाया आहा, बताओ आया समझ में? चलो बहुत ही बढ़िया बात है यार। फिर भाई किसी को कोई डाउट हो पूछ सकते हो, बेझिझक खुली बाहों से स्वागत है आप लोगों के डाउट्स का, आने दो भाई। अगले सवाल पे चलते हैं, तब तक फिर अपन अगला सवाल मुझे क्या कह रहा है। अगला सवाल अगेन बहुत आसान है कि भैया दो पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस है, ये भी 2019 में आया था, है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी उनकी दे रखी है प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर, चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर, ठीक है। और दूसरे की माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r इन फ्री स्पेस। उनको फ्री स्पेस में दोनों पैरेलल लाइन को ऐसे रख दिया है, ठीक है। What is the electric field midway between the two line charges? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे है कि देखो यहां पे मेरे को दे रखा है कि इनफाइनाइट लाइन चार्जेस है, और आप लोगों को मैंने डिराइव करवाया था बकायदा कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। अरे मैंने आप लोगों को डिराइव करवाया था कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, कितनी होती है बेटे? इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी E विल बी इक्वल टू 2k λ/r। भाई अगर उस लाइन चार्ज से अगर मैं r डिस्टेंस पे देख रहा हूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, 2k λ/r। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये रिसेंट ईयर ही है मतलब अभी, ठीक है। तो अब यहां से अगर r डिस्टेंस पे बेटा मैं देख रहा हूं तो ये प्लस लैम्डा की वजह से, भाई ये डायग्राम तो मैं लेके आया हूं, ये डायग्राम तो मैं लेके आया हूं, डायग्राम आपको सवाल में नहीं दिया गया था, नहीं तो फिर तो बहुत ही क्लियर हो गया कि E1 और E2 उन्होंने डायरेक्शन दिखाई रखे। तो ये डायग्राम तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, 2019 में आया हुआ सवाल है कि भैया एक की वजह से तो r डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, अरे 2k λ/r। याद करो इसका डेरिवेशन अपन ने किया था, पॉइंट चार्ज एक मान लिया था, उसके बाद छोटे छोटे एलिमेंट अपन ने लिए थे। तो इनफाइनाइट चार्ज के लिए क्या था, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है, θ1 और θ2 दोनों, है ना। तो k λ/r sin θ1 प्लस sin θ2, ये फॉर्मूला था हमारा। अरे k λ/r sin θ1 प्लस sin θ2, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला था ना हमारा। तो sin θ1 और θ2 ये दोनों ही 90 डिग्री हो जाते हैं, तो दोनों के दोनों 1 हो जाते हैं, तो 2k λ/r हमारे पास निकल के आ रहा था, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर मैं देखूंगा प्लस की वजह से, तो इधर आएगा कितना बेटा, 2k λ/r, जो कि प्लस की वजह से अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज आएगा। माइनस की वजह से क्या होगा, अगर यहां माइनस चार्ज है तो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ आएगी, प्लस की वजह से तो अवे जाएगी और उसके पास माइनस के पास टुवर्ड्स जाएगी, है ना। तो यहां पे 2k λ/r इस माइनस लैम्डा की वजह से जो होगा वो भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी E1 प्लस E2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2k λ/r प्लस 2k λ/r, दैट विल बी इक्वल टू 4k λ/r। और r क्या है यहाँ पे, कैपिटल R डिस्टेंस मेरे को दे रखा है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं भैया मेरे को एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में दे रखा है, तो k को डाल दो 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो k को जब 1/4 एप्सिलॉन नॉट डालोगे और यहाँ पे 4 लैम्डा और यहाँ r है, तो ये 4 से तो 4 सरेआम कत्लेआम हो जाएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या निकल के आएगी मेरे लाल, ये आ जाएगी λ/π एप्सिलॉन नॉट r, एंड दैट्स द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। अरे चमका के नहीं चमका मेरे बेटे, आया समझ में? कितना आसान सवाल है भी रिसेंट ईयर के, मतलब 2019 के दो सवाल हम लोगों ने देख लिए और ये इतने आसान है कि जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे हम इसको बहुत आराम से ठोक सकते हैं, बेसिक बेसिक सवाल है। इज दैट क्लियर? क्या इतनी बात सभी लोगों को क्लियर है? बताओ भाई, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द फाइनल आंसर। समाप्त भाई, खत्म हो गया मामला, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया बात है, अगला सवाल ठोकते हैं, फिर देरी किस बात की। अगला सवाल, अ होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r is uniformly charged. The electric field due to the sphere at a distance r from the center. ये भी 2019 में ही आया है सवाल।
ठीक है, अब यहां पे मेन बात जो नोटिस करने की है वो क्या है बेटा, देखो एक तो है मेरे पास स्फेयर, मेरे पास एक स्फेयर है, लेकिन वो कैसा है, मेटल का स्फेयर है। कैसा स्फेयर है बेटा, मेटेलिक स्फेयर है। मेटेलिक स्फेयर का मतलब क्या हो गया, कंडक्टिंग स्फेयर है। ठीक है, मेटेलिक स्फेयर का मतलब क्या हो गया कि कंडक्टिंग स्फेयर है। तो जो भी चार्ज होगा ना बेटा वो इसके बाहरी सरफेस पे होगा, क्योंकि ये मेटेलिक कंडक्टिंग स्फेयर है। और अगर कंडक्टिंग स्फेयर है तो कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अरे नहीं होगी मेरे बेटे, कंडक्टिंग स्फेयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो यहां पे जब मैं स्मॉल आर की बात कर रहा हूं तो जब तक, देखो ऑप्शंस मेरे को क्या दे रखे हैं कि इंक्रीजेज एज स्मॉल आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन कैपिटल आर एंड फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। मतलब मुझे स्फेयर के अंदर और बाहर दोनों का जायजा लेना है। देखो साफ बात है, तो अगर स्फेयर के अंदर की बात करूंगा तो जब मैं बात करूंगा कि आर इसके रेडियस से छोटा है, यानी कि आर कहीं यहां का पॉइंट है, यानी कि स्फेयर के अंदर का, तो वहां तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वहां पे तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जीरो। लेकिन जब बाहर की बात मैं करूंगा, जब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर की बात मैं करूंगा, यानी कि स्फीयर के बाहर, तो याद करो मैंने आप लोगों को गॉस लॉ से डिराइव करके बताया था। गॉस लॉ से हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पढ़ा था कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। अरे याद आ रहा है, बताओ भाई, क्या याद आ रहा है आप लोगों को। गॉस लॉ से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी बाहर, तो कैसे आई थी, एक पॉइंट चार्ज की वजह से आई थी। तो बाहर तो क्या हो जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। नॉट कैपिटल आर, स्मॉल आर लेना हो, सॉरी स्मॉल आर, क्योंकि आर डिस्टेंस पे अगर मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब यहाँ किसी पॉइंट पे। ठीक है, आर विल बी ग्रेटर देन आर, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इंक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। जीरो है क्या आर पे, बिल्कुल सही है यहां तक। डिक्रीजेज एज स्मॉल आर इंक्रीजेज फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो बेटा जब ये आर बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो घटेगी ना। यही तो ये बोल रहा है कि घट जाएगी जैसे जैसे आर जो है बढ़ता जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 सही कह रहा है। ऑप्शन नंबर 3 को देखो मेरे लाल, ऑप्शन नंबर 3 को देखो तो जीरो, चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि स्फेयर के बाहर जैसे 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 आर बढ़ता जाएगा ये बढ़ती जाएगी। ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 भी हो गया गलत। चौथा क्या बोल रहा है, डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन जीरो। डिक्रीज क्यों होगी बेटा, है तो जीरो है, जीरो की जीरो ही रहने वाली है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यार, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। खटैक आया समझ में भाई, अगर समझ में आ गया तो वीडियो लाइक कर दो यार फिर तो। भाई अगर समझ में आ गया है तो वीडियो लाइक कर दो, अगर समझ आ रहा है पसंद आ रहा है सब कुछ तो वीडियो लाइक कर दो यार फिर। ठीक है, और अपन फिर बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। आज अपन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पहला चैप्टर था ना हमारा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, वो हो गया हमारा समाप्त। जो पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, वो हो गया है हमारा समाप्त। ठीक है, चलो भाई बहुत ही बढ़िया बात है, बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। अगला सवाल, अब अगला सवाल जो है, पहली बात तो 2018 में पूछा हुआ सवाल है, और इसमें मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों घुसा दी गई है भाई। मतलब मैकेनिक्स एज इन जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है उसका उसका भी इसमें एप्लीकेशन डाल दिया गया है, और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी डाल दिया गया है। ठीक है, अब देखो 11th क्लास वाला भी अपन करते हैं। गुड आफ्टरनून बेटा कृष्ण प्रजापति। देखो यार क्या कह रहा है कि एक टॉय कार है विद चार्ज क्यू मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में वो चल रही है। तो एक कार रही होगी यार मेरे पास, ठीक है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रही है। अब ड्यू टू द फोर्स क्यू ई, ऑब्वियस ही बात है, अगर उसके पास चार्ज है क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो फोर्स कितनी लगेगी भैया, क्यू इंटू ई। अरे फोर्स कितनी लगेगी, क्यू इंटू ई। तो सपोज करो ये है मेरे पास कार, ठीक है, इस कार के ऊपर है चार्ज क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी क्यू इंटू ई, जिसकी वजह से इधर ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। ठीक है भाई, चलती जा रही है, बिल्कुल सही बात है। इसने बोला कि इसकी वेलोसिटी जो है ना बेटा 0 से 6 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गई सिर्फ 1 सेकंड में।
सिर्फ मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगी, भैया फोर्स है तो एक्सीलरेशन होगा। शुरुआत में रेस्ट पे रखी हुई थी, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही फोर्स लगी ये भगने लग गई, ये भगने लग गई, और 1 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो गई बेटा, 0 से 6 मीटर पर सेकंड हो गई। और एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स, मतलब जैसे ही इसकी 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल दिया भाई। मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी तो ये इधर जाती गई जाती गई, फिर एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल दिया। तो मतलब इसके ऊपर फोर्स अब पीछे लग रही है, इसकी वेलोसिटी तो आगे, फोर्स अब पीछे लगेगी, यानी अब ये इसकी स्पीड कम होना चालू होगी, अब इसकी स्पीड कम होना चालू होगी। एंड द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds, 2 और सेकेंड्स के लिए ये कार चली, 2 और सेकेंड्स के लिए कार चली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड। सो मेरे को फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 seconds। ठीक है, एवरेज स्पीड भी फाइंड करनी है और एवरेज वेलोसिटी भी मुझे फाइंड करनी है। क्या इतनी बात सभी लोगों को समझ आ रही है? पक्की बात? तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये वो सवाल है जिसमें बच्चे बहुत गलती करके आते हैं, क्योंकि वो उसको एनालाइज नहीं करते रियल लाइफ की सिचुएशन से। देखो शुरुआत में कार रही होगी यहां कहीं पे, शुरुआत में कार कुछ यहां रही होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है बेटा 0, है ना। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी मुझे दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड, जब t इक्वल टू 1 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है बेटा, इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी Q इंटू ई, Q इंटू इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी, और इसका मास अगर m है तो इसका एक्सीलरेशन कितना रहा होगा, फोर्स दैट इज QE डिवाइडेड बाय मास। ये इसका एक्सीलरेशन आ गया मेरे पास, ये इसका एक्सीलरेशन मेरे पास आ गया। अब इधर देखने की बात देखो, अगर मैं इक्वेशन लिखूं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी बेटा 6, u तो है 0, एक्सीलरेशन क्या है QE बाय m, और टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो यहां से QE बाय m की वैल्यू आ गई मेरे पास 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ले बेटे, ये QE बाय m की वैल्यू भी आ गई v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। ठीक है, अब 1 सेकेंड तक ये चली, t इक्वल टू 0 पे ये यहां पे थी, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये यहां आ गई, और यहां पे अब ये चल रही है 6 मीटर पर सेकेंड से। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल दिया गया, तो अब क्या होगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी F विल बी इक्वल टू QE, और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। और अब जो फोर्स लगेगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, और इसके पास एक्सीलरेशन कितना होगा QE बाय m, एंड दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अब वो पीछे के डायरेक्शन में, इसलिए मैं उसको माइनस लिख रहा हूं। क्या इतनी बात सभी लोगों को क्लियर है? क्योंकि अब वो QE बाय m पीछे के डायरेक्शन में लगेगा, इसीलिए अब ये जाएगा भैया, जा तो आगे ही रहा है लेकिन एक्सीलरेशन अब पीछे लग रहा है, तो अब इसकी स्पीड घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, और ऐसा 2 सेकंड तक हुआ, ऐसा 2 सेकंड तक हुआ। अब मेन बात यहां पे ये आती है कि भैया 2 सेकंड में कैसे कैसे क्या क्या हुआ होगा। भाई बात सुनना एक बार, अगर मैं 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी देख रहा हूं कि भैया फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 6, एक्सीलरेशन कितना है बेटा -6, और 2 सेकंड बाद अगर देखूं तो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है -6 मीटर पर सेकंड, -6 मीटर पर सेकंड। अरे -6 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ रे, ये यहां से जा रही थी, अरे ये कार यहां से जा रही थी, ये जा रही थी, उसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पलटा, इसकी स्पीड घटी 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 घटी, ये हो गई 0, उसके बाद ये वापस पीछे आनी चालू हो गई, इसीलिए इसकी वेलोसिटी के आगे एक माइनस साइन आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड के साथ, इसीलिए इसके साथ एक माइनस साइन आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी अब इसकी पीछे के डायरेक्शन में हो चुकी है। तो यहां t इक्वल टू 1 पे देख रहा हूं मैं, तो अब t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या होगा बेटा, सिमेट्रिसिटी से आप लोग एनालाइज कर सकते हो हर एक चीज के लिए, अब तुम्हें इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है भाई। जब 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से 0 से 1 सेकंड में ये 6 मीटर पर सेकंड पे आ गई, तो उतना ही एक्सीलरेशन अगर ये 6 मीटर पर सेकंड से चल रही है और इसके पीछे लगेगा, तो 1 सेकंड में 0 स्पीड हो जाएगी। अरे 1 सेकंड, यानी t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, लेकिन एक्सीलरेशन अभी भी पीछे के डायरेक्शन में, कितना -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी भी पीछे के डायरेक्शन में है। और अगेन क्योंकि 2 सेकंड चली है ये उल्टे डायरेक्शन में, भाई उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में 2 सेकंड चली है, तो 6 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, 1 सेकंड में तो 0 हो जाएगी, और अगले 1 सेकंड में वापस वहां पहुंच जाएगी, अगले 1 सेकंड में वापस वहीं पे पहुंच जाएगी। तो इसका मैं आप लोगों को बताऊं तो भैया ये कार यहां से चलना चालू हुई है,
ये कार यहां से u इक्वल टू 0 से चालू हुई, यहां पहुंची, यहां t इक्वल टू 0 था, यहां t इक्वल टू 1 पे यहां पहुंची। इसके पास वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 2 पे क्या होगा, t इक्वल टू 2 पे ये होगा कि ये भैया वेलोसिटी इसकी हो गई फाइनल 0, ठीक है। और t इक्वल टू 3 पे क्या होगा, t इक्वल टू 3 पे ये वापस ये यहाँ पे आ जाएगी, ये वापस यहाँ पे आ जाएगी और इसकी वेलोसिटी रहेगी इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे टाइम है t इक्वल टू 3 सेकेंड। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आई? अरे बोलो मेरे बेटे। भाई हर एक सेकंड के लिए मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक कॉमन सेंस लगाया कि भैया 0 से अगर 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का एक्सीलरेशन इसके पास है तो एक सेकंड में इसने 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन कर ली। अब वही 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन पीछे की तरफ है, तो जब 0 से 1 सेकंड में 6 पे आ गई तो 6 से 1 सेकंड में 0 पे भी आ जाएगी क्योंकि एक्सीलरेशन उतना ही है, और 0 पे आ गई उसके बाद एक्सीलरेशन फिर भी पीछे की तरफ है, तो 0 से 6 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गई थी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन के साथ एक सेकंड में। तो अभी भी इसके पास एक्सीलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है और एक सेकंड इसको चलना है, तो अगेन ये 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे पहुंच जाएगी। क्या ये समझ आया सबसे पहले? तो अब अगर मेरे को बात करनी है एवरेज वेलोसिटी की, अगर मुझे बात करनी है एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं बेटा, तो जवाब मेरे को चाहिए आप लोगों से, ये पार्टिकल पहले यहां से यहां तक चला, यहां से यहां तक चला, फिर वापस लौट के इधर आ गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अरे डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। तो इनिशियली बेटा ये कहां पे था? इनिशियली ये था यहां पे, इनिशियली ये यहां पे था, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। और फाइनली ये यहां पे है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भैया? अरे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? अरे डिस्प्लेसमेंट हो गया ये कितना, कितना निकाल लेते हैं, कितना चला ये। S विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है भैया। तो यहां से देख लो, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एक्सीलरेशन कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम 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 यहां से लेके 1 सेकेंड का टाइम, तो ये हो गया 1। तो यहां से मेरे पास डिस्प्लेसमेंट निकल के आया कितना बेटे? 3 मीटर। यहां से मेरे पास डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया भैया कितना, कितना आ गया? 3 मीटर। सर हम पूरा 3 सेकेंड रख के क्यों नहीं निकाल सकते? 3 सेकेंड रख के इसलिए नहीं निकाल सकते बेटा क्योंकि बाद में इसका एक्सीलरेशन डायरेक्शन पलट गया है, बाद में इसके एक्सीलरेशन का डायरेक्शन पलट गया है। पहले एक्सीलरेशन इधर था, फिर एक्सीलरेशन इधर हो गया, डायरेक्शन पलट गया, इसलिए डायरेक्ट 3 सेकंड के लिए नहीं निकाल सकता। तो यहां से मेरे पास ये निकल के आ गया भैया कि डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है? डिस्प्लेसमेंट है इसका 3 मीटर, ठीक है। निकाल दो, अब तो आंसर आ गया मेरे पास पूरा, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट 3 और टोटल टाइम कितना लगा इसको? 3 सेकंड, तो यानी कि 1 मीटर पर सेकंड ये इसके पास एवरेज वेलोसिटी आ गई। खत्म मामला। अरे खत्म मामला। उसके बाद अब एवरेज स्पीड निकालूंगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फोर्स। एवरेज स्पीड अगर निकालना चाहूंगा तो कैसे निकालूंगा? इधर आओ, आओ इधर आता हूं मैं। देखो अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि भैया एवरेज स्पीड अब मुझे निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है भैया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 3 प्लस 3 6 और 3 वापस गया 9। अरे भैया 3 तो ये चला इधर, इधर ही एक्सीलरेशन था इसलिए, फिर 3 और चला तो इसकी स्पीड 0 हो गई, फिर 3 पीछे के डायरेक्शन में चला तो कितना होगा भैया? 9 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 9 मीटर। और टाइम कितना लगा? 3 सेकेंड। जस्ट सेकेंड, टोटल डिस्टेंस कितना है? 9 मीटर और टाइम कितना लगा बेटा इसको? 3 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड मेरे पास कितनी निकल के आ गई? एवरेज स्पीड आ गई मेरे पास 3 मीटर पर सेकेंड। एंड दैट्स द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये सवाल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आप लोगों को एकदम डिटेल में मैं समझा के सॉल्व किया, इसलिए ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है। इज दैट क्लियर? अरे क्या इतनी बात सभी लोगों को क्लियर है? तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड 1 मीटर एंड 3 मीटर पर सेकेंड कौन से ऑप्शन में दे रखा है भैया? ऑप्शन नंबर 2 में मेरे को दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द
फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन समाप्त। अटैक। अरे आया क्या समझ में? आया समझ में? बताओ भाई। सिट्टी पिट्टी गुम तो नहीं हो गई यार इस सवाल में तुम्हारी? सवाल में कुछ भी दम नहीं था। सवाल में देखो, मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि ये सवाल पूरा का पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सवाल था। बस एक फोर्स है इसमें, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Q इंटू ई, बस। बाकी तो पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सवाल था ये, और कुछ भी नहीं है इसमें। पक्की बात? हेलो आरटीजे। चलो यार अगला सवाल सूखते हैं फिर इसी बात पे। अगला सवाल, ये भी 2018 या 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। सवाल क्या कह रहा है यार? देखो, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक होनी चाहिए फिर। अगर समझ में आ रहा है तो डू लाइक दिस वीडियो। चलो, तो सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, one of them is minus E and the other is E plus delta E. If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d apart is zero, then delta E is of the order. देखो सवाल मुझे क्या कह रहा है, सवाल कुछ ऐसा कह रहा है कि अगर हाइड्रोजन, मतलब अगर सपोज करो एक प्रोटॉन के पास और एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है उसमें हल्का सा डिफरेंस होता, ठीक है? तो यहां पे मेरे को कह रहा है कि यार अगर कोई एक हाइड्रोजन एटम है तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो रही है, ठीक है? दो हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम के पास चार्ज कितना होगा ये बताओ भाई। अगर मैं बात करूं आप लोगों से H एटम की, तो यार इसके पास एक तो इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। अरे एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो इसने बोल दिया माइनस ई है, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज क्या बोला? ई प्लस डेल्टा ई है। तो नेट चार्ज कितना हो गया यार? नेट चार्ज ऑन H एटम, हाइड्रोजन एटम के ऊपर नेट चार्ज कितना हो गया बेटा? E प्लस डेल्टा ई माइनस ई। तो नेट चार्ज कितना हो गया बेटा इसके पास? डेल्टा ई हो गया। अब डेल्टा ई तो चार्ज है और इनका मास मेरे को दे रखा है। अरे इसका मास मेरे को दे रखा है, तो यहां पे मेरे को ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर देना है बस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को मुझे बैलेंस कर देना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कितनी हो जाएगी बेटा? के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है भाई, कर दो बराबर। अरे कर दो बराबर, आओ फिर कर देते हैं बराबर। चलो, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं भैया के की वैल्यू तो क्या है? 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू कितना है बेटा? डेल्टा ई, ठीक है? और डेल्टा ई किस ऑर्डर का होगा यही मुझे निकालना है। तो ये हो जाएगा डेल्टा ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भैया? डी स्क्वायर। यहां मेरे को दे रखा है एट अ डिस्टेंस डी है वो, एंड दैट विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे दैट विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी हो जाएगी भैया? जी, यानी कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11। 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इधर आ जाता हूं मैं, आओ। 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मासेस कितना है बेटा? 1.67 इंटू 10⁻27। ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इसका स्क्वायर, ठीक है? डिवाइडेड बाय, जस्ट अ सेकेंड, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन क्यों जा रही है भैया? थम जा जरा, रुक जा। चलो यार, तो यहां पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो यहां से कुछ नहीं है, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, और मेरे को डेल्टा ई का ऑर्डर निकालना है। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, मुझे बस 10⁻⁻ में कितना आएगा ये निकालना है मेरे को, है ना? तो कोई ज्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है, सो सॉल्व कर लेना। तुम्हारे पास डेल्टा ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगी 2.06 इंटू 10⁻⁻37। ठीक है? तो इसका ऑर्डर क्या हो गया बेटा? इसका ऑर्डर हो गया 10⁻⁻37, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो दैट विल बी द फाइनल आंसर। मतलब तुम्हें इसमें बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस करना है। अरे बेटे कैलकुलेशन तो खुद कर लोगे, अब फिजिक्स तो इसमें इतनी ही थी, बाकी तो कैलकुलेशन मैं करवाऊंगा तब भी कुछ नहीं, तुम कर लोगे तब भी कुछ नहीं, है ना? कैलकुलेशन सिखा तो रहा नहीं हूं मैं तुम्हें, बस यहां पे मुझे बैलेंस करना था कि भैया ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लग रही है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लग रही है, उनको मैंने कर दिया बराबर। अरे क्या इतनी बात चमकी या नहीं चमकी मेरे बेटे? बताओ, पक्की बात? अरे बोलो पक्की बात। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया। तो यार ये अपन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
और ये सवाल आपका आया था 2018 में, 2017 में, और ये सवाल फिर आपका आया 2016 में। 2016 में क्या सवाल आया देखो, ये भी बड़ा आसान है, अरे ये भी बड़ा आसान है। क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with an electric field intensity 2 into 10 raised to the power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton per meter. The charge on the dipole, if the dipole length is 2 centimeter, will be. देखो यार, अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं ना आप लोगों से, तो एक क्लास में तो खत्म होंगे नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना? बहुत ध्यान से सुनना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एक क्लास में तो खत्म नहीं होगा, ठीक है? एक क्लास में तो खत्म नहीं होगा, तो फिर कल हम एक और क्लास लगाएंगे और वो क्लास होगी आपकी स्पेशल क्लास। कल हम एक और क्लास लगाएंगे, कल 1 बजे। यूट्यूब पे क्लास नहीं होगी बेटा, कल 1 बजे यूट्यूब पे क्लास नहीं होगी आप लोगों की। कल कहां पे क्लास होगी? 1 PM पे स्पेशल क्लास होगी, स्पेशल क्लास होगी आप लोगों की 1 PM पे। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी इस क्लास में करवा रहा हूं, है ना? बाद में कुछ स्पेशल कुछ और क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के और बढ़िया बढ़िया सवाल है, वो मैं आप लोगों को कल करवाऊंगा 1 बजे। और कल कहां पे होगा बेटा? स्पेशल क्लास में। और स्पेशल क्लास का लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो ऑलरेडी लिंक डल चुका है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, कल 1 बजे जब आप यहां पे आते हो उसके बजाय डिस्क्रिप्शन से लिंक खोल लेना इस वीडियो के, आप लोग पहुंच जाओगे मेरी स्पेशल क्लास में। और स्पेशल क्लास का आप लोगों को पता है यार, बहुत मजा आता है स्पेशल क्लास में पढ़ने में, क्योंकि वहां पे हम लोग इंटरैक्ट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। क्विज खिलवा सकता हूं, पोल करवा सकता हूं, आप लोगों से मैं बातचीत अच्छे से कर सकता हूं। वहां पे एक बढ़िया, बहुत बढ़िया एज कंपेयर टू यूट्यूब, बहुत बढ़िया इंटरेक्शन होता है स्पेशल क्लासेस में। तो आप लोगों को स्पेशल क्लास में जरूर आना है, ठीक है? अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो, अगर आप लोग लगाना चाहते हो कि भैया प्रीवियस ईयर में कैसे सवाल आए हैं, मेरा लेवल क्या है, मैं हूं ना, मैं बढ़वाऊंगा ना लेवल। तो यार चिंता क्यों कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को सिर्फ क्लास में आना है, नंबर तुम्हारे आएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। इससे ज्यादा तो मैं और कुछ नहीं बोल सकता। तुम लोगों को बस क्लास में आना है, नंबर तुम्हारे आ जाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। और कल की क्लास हमारी यूट्यूब पे नहीं होगी, कल की क्लास होगी हमारी स्पेशल क्लास। इज दैट क्लियर? चलो भाई, बहुत ही बढ़िया बात है। तो यार अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक होनी चाहिए यार, फिर तो आई कैन सी देयर इज अ डिफरेंस इन लाइक्स एंड नंबर ऑफ वॉचिंग। चलो, सवाल क्या कह रहा है? कि इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसको मैंने 30 डिग्री पे रख दिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड से। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान ली भैया जी कुछ ऐसी रही होगी, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी, और मैंने एक डायपोल को रख दिया 30 डिग्री पे, मैंने एक डायपोल को रख दिया 30 डिग्री पे, कुछ इस तरीके से, है ना? यहाँ एक चार्ज रहा होगा, यहाँ एक चार्ज रहा होगा, और ये जो एंगल है बेटा, दिस एंगल इज 30 डिग्री, है ना? तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है या माइनस क्यू चार्ज है, ऐसा मान लो। ये रहा माइनस क्यू, यहाँ पे ये रहा प्लस क्यू चार्ज, ठीक है? अब क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, दैट विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई। और वो किधर लगेगी भैया? इसके ऊपर तो लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही, क्यू इंटू ई। भैया अगर ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो, और इसके ऊपर लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यार नेट फोर्स तो हो गई जीरो, क्योंकि एक सपोज करो डंडी है मेरे पास ऐसे, इसको एक फिजिकल थिंग मान लो डायपोल को, तो इधर एक क्यूई फोर्स लग रही है, इधर एक क्यूई फोर्स लग रही है ना? तो क्या होगा भैया? नेट फोर्स की बात करूं तो एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, नेट फोर्स तो जीरो हो गई। लेकिन मेरे बेटे जब क्यूई इधर लगेगी और एक माइनस क्यू इधर लगेगी, तो ये रोटेट करना चालू हो रहा है ना। अरे इसके ऊपर टॉर्क लगेगा जिससे ये रोटेट होगा, जिससे ये रोटेट होगा। इज दैट क्लियर? क्यूई इधर लग रहा है और क्यूई एक इधर लग रहा है, तो ये ऐसे रोटेट होगा। इज दैट क्लियर? और अगर ये रोटेट हो रहा है तो इसमें टॉर्क लगेगा, जो कि मेरे को दे रखा है कितना है, 4 न्यूटन मीटर के बराबर। तो टॉर्क निकालते हैं अपन सबसे पहले। तो यहां से अगर मैं कंसिडर करूं तो बेटा टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या होता है? आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स, या फिर आर क्रॉस एफ भी कह सकते हो। अरे आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स, पक्की बात? चलो, तो यहां से अगर आर परपेंडिकुलर की बात करूं बेटा, तो ये जो डिस्टेंस है ना पूरा, ये मेरे को 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है? तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मैं मान रहा हूं आर, और नीचे का भी डिस्टेंस आर ही होगा, इससे नीचे का भी डिस्टेंस, ठीक है? तो टॉर्क क्या लिख सकता हूं मैं? अरे देखो, ऊपर जो क्यूई फोर्स लग रही है, आर मेरा ऐसा है, तो आर क्रॉस क्यूई, आर क्रॉस क्यूई, ठीक है? इधर की डायरेक्शन में आ रहा है। नीचे आर ऐसे है और फोर्स इधर लग रही है, ये भी बाहर इधर के डायरेक्शन में ही आ रहा है, यानी दोनों के टॉर्क ऐड अप हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा बेटा?
आर कितना है, आर परपेंडिकुलर, भाई कुछ ऐसा सीन है अपने पास, ये यहां से 30 डिग्री के एंगल पे है। आर परपेंडिकुलर की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं इस डिस्टेंस की, क्योंकि फोर्स जो है ऐसे है और आर परपेंडिकुलर यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, आर का साइन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आर साइन 30 डिग्री इंटू एफ, और टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा बेटा, इंटू 2, क्योंकि इतना ही नीचे भी लग रहा है, अरे ऊपर भी ऐसे नीचे भी ऐसे, तो दोनों टॉर्क एड अप हो जाएंगे। तो यहां से नेट टॉर्क कितना है बेटा मेरे पास, 2 आर साइन 30 डिग्री, और एफ कितना हो जाएगा, 4 से बेटा क्यू इंटू ई, 4 से क्यू इंटू ई, एंड दिस टॉर्क इज गिवन एज 4 न्यूटन मीटर, 4 के बराबर है भैया ये। तो यहां से मुझे निकालना क्या है, चार्ज निकालना डायपोल पे, यानी क्यू की वैल्यू निकालनी है। काटा पीटी मचा दो, सूद दिया जाए। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, है ना, साइन 30 डिग्री 1/2, तो साइन 30 डिग्री से ये 2 चला गया, और क्यू की वैल्यू यहां से कितनी आएगी बेटा, 4 बाय, ये ई नीचे चला जाएगा, आर नीचे चला जाएगा, क्यू और ये आर यहाँ, सॉरी ई और आर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बेटा, 2 इंटू 10⁵5। आर कितना है भाई, डायपोल की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, और आर हमने क्या लिया है, डायपोल के मिड पॉइंट से चार्ज तक की लेंथ, तो ये आधा हो जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर्स। पक्की बात, सूद दिया जाए भाई, फिर से काटे पीटी मचा दी जाए, सूद दो भाई लोग। आओ मैं इधर आ जाता हूं थोड़ा सा, यहां से देखोगे ये 00 से यहां से ये 10⁻³ बचेगा, ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्यू की वैल्यू यहां से मेरे पास निकल के आ गई कितनी बेटा, 2 इंटू 10⁻³ कूलम, 2 इंटू 10⁻³ कूलम, एंड दैट्स द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। समाप्त, ठीक है, जो कि कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो दैट विल बी द फाइनल आंसर। समाप्त, खटैक स्वाहा, ठीक है। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया बात है फिर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज में, एकदम बेसिक, ये भी 11th का ही था भैया। इसमें भी क्या है, मैकेनिक्स काम आ रही है, रोटेशनल मोशन टॉर्क आर क्रॉस एफ, कुछ नहीं करना, बस फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो गई, और तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है बेटे। चलो, ये सवाल भाई बढ़िया सवाल है, एकदम बहुत जोरदार सवाल है ये सवाल बहुत जोरदार सवाल है। 2016 में आया था ये क्वेश्चन, या शायद 2014 में आया था, आई डेंट रिमेंबर, मैं लिख के लाना भूल गया इस पे, है ना। तो ये सवाल ठोकते हैं अभी अपन। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, सवाल क्या कह रहा है, दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ L आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस D, और D जो है बेटा बहुत छोटा है L से, अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन, ठीक है। द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट अ डिस्टेंस एट अ कांस्टेंट रेट, as a result the spheres approach each other with a velocity v, then v varies as a function of the distance x between the spheres as। पहली बात तो सवाल समझ में आना चाहिए, तो सॉल्यूशन तक पहुंच पाओगे, और ये लिटरली बहुत बढ़िया सवाल है, इधर ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक मेरे पास ऐसे एक हिंज, यहां से मैंने 2 चार्जेस को टांग दिया भाई, ठीक है। एक चार्ज ये रहा, मतलब ये स्फेयर्स रहे होंगे, एक ये रहा, और इनको मैंने यहाँ एक कॉमन पॉइंट से हैंग कर दिया है। चलो भाई, इस तरीके से मैंने इनको लटका दिया, दोनों स्फेयर को मैंने इस तरीके से लटका दिया, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना बेटा, वो शुरुआत में कितना था, D था। इनके बीच में शुरुआत में जो डिस्टेंस है वो है D, और इसकी लेंथ कितनी है बेटा, L, इसकी लेंथ है L। समझ आ गई इतनी सी बात, ठीक है। अब क्या हुआ, चार्ज लीक करना चालू हुआ, इस स्फीयर में से चार्ज लीक करना चालू हुआ। अब इनके बीच में, अच्छा सबसे पहली बात तो ये बताओ यार, ये दूर दूर क्यों लटके हुए हैं ऐसे, मतलब अगर मैंने इनको टांग दिया है तो ये दूर दूर क्यों लटके हुए हैं ऐसे करके, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। अरे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है ना इनके बीच में, इसलिए लटके हुए हैं ये ऐसे, है ना। रिपल्सिव फोर्स कितना लग रहा होगा बेटा, इधर लग रहा होगा, लेट मी जस्ट शो इट, इधर भैया लग रहा होगा रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। एफ फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका mg लग रहा होगा, और इधर के डायरेक्शन में इसमें टेंशन लग रहा होगा, इधर के डायरेक्शन में इस पे टेंशन लग रहा होगा। तो ये टेंशन ने कुछ बैलेंस कर रखा होगा, एफ और mg का जो रिजल्टेंट आएगा, अरे एफ लग रहा है, ये स्फीयर्स यहां रखे हुए हैं, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो ये दूर जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, इसलिए ये दूर है एक दूसरे से। इज दैट क्लियर।
अब इसमें से चार्ज लीक करना चालू हुआ, तो चार्ज लीक करना हुआ, ये फोर्स थी कितनी बेटे, के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। अब जब चार्ज लीक करना चालू होगा तो दोनों का चार्ज कम होना चालू होगा, और चार्ज कम होना चालू होगा तो फोर्स भी कम होनी चालू होगी। तो जो फोर्स इनको एक दूसरे से रिपेल करके रोके हुए है वो फोर्स अब कम होना चालू होगी, तो ये धीरे 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 पास आने चालू होंगे। और मुझे दे रखा है कि ये एक दूसरे के पास आना चालू हो रहे, एक दूसरे से पास आ रहे हैं ये v वेलोसिटी से। और चार्ज जो लीक हो रहा है बेटा वो कांस्टेंट रेट से लीक हो रहा है। चार्ज लीक होने की रेट मतलब ई क्यू बाय डी टी, चार्ज के चेंज होने की रेट वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अब बात यहां से समझना, यहां पे भी थोड़ी सी मैकेनिक्स लगेगी। आओ इधर, बात है कुछ ऐसी कि भैया ये एफ और एम जी का रिजल्टेंट जो है इधर कहीं आया होगा। अरे एफ और एम जी का रिजल्टेंट इस ग्रीन लाइन के अलोंग आया होगा, तभी तो इस टेंशन फोर्स ने इसको बैलेंस कर पाई होगी। भाई इधर एफ था इधर एम जी था, इसका रिजल्टेंट यहां कहीं आया होगा, और टेंशन फोर्स भी यहां लग रही है, तो इसीलिए तो एक ही लाइन के अलोंग ये दोनों फोर्सेस थी, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर पाई होंगी। पक्की बात है, फोर्सेस बैलेंस कर पाई होंगी। तो अब अगर मैं देखूं यार कि ये एंगल जो है, ये एंगल है थीटा मेरे पास, ये एंगल है थीटा, तो ये फोर्स, नेट फोर्स एफ नेट और एम जी के बीच में जो रिजल्टेंट है, मतलब एफ नेट और एम जी के बीच में जो एंगल है वो भी थीटा होगा। और ये जो एफ नेट है बेटा ये नेट फोर्स नहीं है पूरा इस स्फीयर के ऊपर, ये सिर्फ एफ और एम जी का रिजल्टेंट है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर दिखे। आओ इधर, आओ इधर। मतलब सीन कुछ ऐसा है कि भैया यहां फोर्स लग रही है मेरे पास एफ, यहां लग रही है एम जी, यहां लग रही है एम जी, और इनका रिजल्टेंट आया होगा कुछ ऐसा, इनका रिजल्टेंट आया होगा कुछ ऐसा। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं एफ आर, यहां एफ नेट बोला है, इसको एफ आर कर दो ताकि कंफ्यूज ना हो। अब इधर के डायरेक्शन में लग रही है टेंशन टी। ठीक है, थोड़ा सा एंगल बढ़ा के दिखाया मैंने आप लोगों को। तो ये जो अब एंगल है यहां से वर्टिकल से, ये एंगल थीटा है। भाई ये जो दो रस्सियां ऐसे लटकी हुई है ना, ये दो रस्सियां ऐसे लटकी हुई है, तो वर्टिकल से एक का एंगल है थीटा। अरे तो ये एंगल भी कितना होगा मेरे लाल, थीटा ही हो जाएगा ना। तो यहां से अगर मैं टेन थीटा लिखूं तो ये क्या आएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय mg, ये हो जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग कितनी रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी भैया कितनी, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg। भाई इनिशियली ये d डिस्टेंस पे थे, लेकिन मैंने इनको x पे माना क्योंकि अब x जो है वेरी हो रहा है। ठीक है, कैसे वेरी हो रहा है, वेलोसिटी डिस्टेंस के हिसाब से वेरी कर रही है, क्योंकि अब चार्ज लीक करता जा रहा है, ये डिस्टेंस पास में आता जाएगा। तो मैंने एक किसी जनरल इंस्टेंट पे मान लिया कि इनके बीच में डिस्टेंस रहा होगा x, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये mg। ठीक है, और एक बात सुनना, यहां पे अगर देखो कि d बहुत छोटा है l से, अब यहां पे बात समझने की कोशिश करना, ये पूरा डिस्टेंस अगर d है, ये पूरा डिस्टेंस अगर d है, तो ये आधा डिस्टेंस कितना होगा मेरे लाल, d/2 हो जाएगा। अरे ये आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा d है तो आधा हो जाएगा d/2। और यहां से अगर मैं टेन थीटा लिखूं, यहां से अगर मैं टेन थीटा लिखूंगा, इधर समझाता हूं, आओ इधर समझाता हूं, आओ। ये स्फेयर है, ये स्फेयर है, इनके बीच में अब डिस्टेंस बच रहा है x। ठीक है, और ये रहा हमारा वर्टिकल से एंगल थीटा। तो अगर मैं यहां से टेन थीटा लिखूंगा बेटा, यहां से अगर मैं टेन थीटा लिखूंगा तो ये कितना आएगा, x/2 डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है, अरे x/2 डिवाइडेड बाय l, x/2 डिवाइडेड बाय l। क्या किसी को कोई दिक्कत इसमें, ऐसा क्यों लग रहा हूं, ऐसा क्यों लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। क्योंकि ये जो बेटा थीटा है ना, ये जो थीटा है बहुत छोटा है, क्योंकि यहां मेरे को दे रखा है कि भैया d जो है बहुत छोटा है l से, तो क्योंकि d जो है बहुत छोटा है l से, तो ये जो tan थीटा है बेटा ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा थीटा के, एंड दिस विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा। तो इसी ट्रायंगल से जब मैं साइन थीटा लिखूंगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो ये रहा x/2 और हाइपोटेनस है लेंथ l, तो इसलिए यहां से ये tan थीटा कितना था बेटा, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg, दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा। और साइन थीटा कितना है, x/2l। क्या इतनी बात सभी लोगों को समझ में आई? भाई ये हो जाएगा x/2l। अब बस मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा यहां से, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, वेलोसिटी और x में एक रिलेशन निकालना है। तो अब यहां से तुम लोग देख सकते हो कि भैया k कांस्टेंट है, ठीक है, और ये चार्ज वेरी कर रहा है,
ये चार्ज वेरी कर रहा है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं यार कि x और q में अगर मैं एक रिलेशन देखूं तो यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं कि भैया एक्स क्यूब, ये x इधर जाएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ये x इधर जाएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये एक्स क्यूब विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, क्यू स्क्वायर। अरे ये x इधर चला जाएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा और ये क्यू स्क्वायर, बाकी के एम जी और लेंथ ये सब तो कांस्टेंट है। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास आएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 इंटू क्यू और डी क्यू बाय डी टी। सवाल सॉल्व होने वाला है बस, अब सवाल अब बस सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो भैया ये देखो यहां से ये 3 और 2 ये भी तो कांस्टेंट है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय डी टी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू क्यू की वैल्यू यहां पे आ रही है, तो ये मैं यहां से निकाल सकता हूं कि भैया क्यू कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 और यहां पे हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। अरे इस रिलेशन से लिखा है मैंने कि क्यू जो है एक्स की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है। इज दैट क्लियर? चलो यार, तो यहां से ये जो dx बाई डी टी है, ये dx बाई डी टी है क्या मेरे लाल, ये dx बाई डी टी है वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एक्स की पावर 3/2 और ये है डी क्यू बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, यानी जिस रेट से चार्ज लीक हो रहा है। और इधर देख मेरे बेटे, मैंने लिख दिया था शुरुआत में ही कि दिस चार्ज की लीक होने की रेट कांस्टेंट है, यहां दे रखा है मेरे को, द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट पे ये चार्ज लीक कर रहे हैं। ठीक है, तो डी क्यू बाई डी टी क्या हो गया, अरे कांस्टेंट हो गया, तो ये डी क्यू बाई डी टी भी कांस्टेंट है, तो यहां से v को मैं क्या देख सकता हूं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स की पावर 3/2 माइनस 2, यानी एक्स की पावर -1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हो गया भैया मेरा फाइनल आंसर। नहीं समझ आया सर, कुछ भी समझ नहीं आया, मैं तो मजा ही नहीं आया बिल्कुल भी सर, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया सर, समझ नहीं आया। अरे मेरे बेटे एक बार रिकॉल करवाऊंगा, अभी समझ आ जाएगा, अभी पहली बार समझा है। ठीक है, और ऐसा सवाल पहली बार कर रहे होंगे तो मुश्किल हो रही होगी, क्योंकि इसमें काफी अप्रोक्सीमेशंस लग रहे हैं, इसमें ज्योमेट्री भी लग रही है, इसमें मैकेनिक्स भी लग रही है, और इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी लग रहा है, और काफी सारी मैथ्स इसमें लग रही है। तो फैलो मत, फैलो मत, बता रहा हूं मैं, आओ फैलना मत, मैं बता रहा हूं, ऐसे फैल जाओगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखो ध्यान से सुनो दोबारा, आंसर तो मेरे पास आ गया सी वाला, खत्म। देखो यार, दो स्फेयर थे जिनको दो रस्सियों से टांग के मैंने ऐसे लटकाया हुआ था, और उनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन था, और ऑब्वियस सी बात है क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, तो उसने उनको दूर रोक के रखा हुआ है। अब हुआ क्या बेटे कि उनमें से चार्ज लीक करना चालू हो गया। अब चार्ज लीक करना चालू हो गया तो ये जो फोर्स है मेरे पास के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, ये फोर्स अब कम होनी चालू हो जाएगी। अरे ये फोर्स अब कम होनी चालू हो जाएगी, और अगर ये फोर्स कम होनी चालू हो जाएगी तो स्फीयर्स एक दूसरे के पास में आना चालू हो जाएंगे, और मुझे दे रखा है कि वो पास में आ रहे हैं v वेलोसिटी से। तो अब मैं इस ट्रायंगल को अगर देखूं तो मेरे बेटे इसमें एक बात सुनना कि इस स्फीयर के ऊपर एक फोर्स लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक की, एक फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और एक ये टेंशन फोर्स लग रही होगी। अब ये जो f है और इस mg का रिजल्टेंट आया होगा fr, और इधर टेंशन रहा होगा, तब ये बराबर रहे होंगे। तो यहाँ पे ये एंगल अगर थीटा है, मतलब ये रस्सियां ऐसे हो रखी है, ऐसे यहाँ स्फीयर्स है, तो इसने वर्टिकल से एंगल बना रखा है थीटा, तो वही एंगल यहां पे भी बनेगा, तभी तो टेंशन उसको बैलेंस कर पाएगी। तो यहां से tan थीटा में लिख सकता हूं F बाय एम जी, फोर्स कितनी है के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, तो इस भुलावे में मत रहना कि यार ऐसे सवाल थोड़ी आते हैं। ठीक है, तो के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय एम जी। अब यहां से ट्राइंगल में कंसिडर करना मेरे लाल, यहां पे मुझे एक बात दे रखी है क्वेश्चन में ही कि डी जो है ना बहुत छोटा है एल से, ये दे रखा है मेरे को यहाँ पे, ये जो डी है बहुत छोटा है, और डी अगर बहुत छोटा है तो क्या होगा। अब ये जो ट्राइंगल है ना कि यहाँ बॉब है यहाँ बॉब है, इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया, और सपोज कर लो किसी एक इंस्टेंट पे इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है x, किसी एक इंस्टेंट पे इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है x, तो ये x/2 हो गया। अब ये tan थीटा बहुत छोटा होगा, क्योंकि मेरे को दे रखा है कि इन दोनों स्फीयर के बीच में जो गैप है ना वो उसकी लेंथ के कंपेरेटिवली बहुत छोटा है, दे रखा है मेरे को डी बहुत ज्यादा छोटा है एल से। तो यहां से tan थीटा क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा भाई। अरे अप्रोक्सीमेशन जानते हो ना, tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा, वही किया है अपन ने यहाँ पे। तो tan थीटा तो मेरे पास ये रहा। अब इस ट्राइंगल से साइन थीटा देखूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो x/12 ये यहाँ से मेरे पास आ गया भैया के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एम जी, ये x/12 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अब मेरे को यहां से मैं देख सकता हूं भैया कि ये जो k है, ये जो mg है, ये तो कांस्टेंट है, ये 12 भी कांस्टेंट है, तो ये क्यू स्क्वायर जो है एक्स क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया।
ठीक है, तो अब इसको मैंने जब डिफरेंशिएट किया, क्योंकि मेरे को वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी चाहिए तो dx बाई dt चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया भैया 3x स्क्वायर dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2q dq बाई dt। अब ये dq बाई dt क्या है बेटा, ये dq बाई dt है चार्ज के लीक होने की रेट, द चार्ज बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट, यानी dq बाई dt जो है कांस्टेंट होने वाला है, यानी कि dq बाई dt कांस्टेंट है। और अगर ये कांस्टेंट है तो यहां से 3 और 2 भी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी साइन है, हटा सकते हैं इनको, तो एक्स स्क्वायर dx बाई dt विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q की वैल्यू यहां से मैंने रख दी, ये लो q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2, क्योंकि x क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था q स्क्वायर के, तो ये x की वैल्यू रख दी यहां से, और dq बाई dt कांस्टेंट है, तो x स्क्वायर और dx बाई dt हो गया v, और इसको मैंने सॉल्व कर लिया तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल था ये। अब मेरे बेटे बात बताओ, अरे चमका के नहीं चमका मेरे बेटे, बताओ, अरे चमका के नहीं चमका मेरे बेटे, बात बताओ। अब तो आई होप समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक तो बनता है भाई, अगर समझ में आया है तो लाइक तो बनता है, पक्की बात, पक्की बात। चलो यार, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा लैग कर रहा है यार ये, ड्यू टू सम इश्यूज। चलो यार, एक और सवाल लगाते हैं फिर हम लोग, एक और क्वेश्चन, एक और सवाल। क्या कह रहा है सवाल, सवाल कह रहा है दो पिथबॉल्स थी कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट। अब उनको मैंने आधी हाइट पे क्लैंप कर दिया, सो अब मुझे बताना है द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम। देखो यार, यहां पे ये जो सवाल है ना 2013 में आया हुआ है, 2013 का क्वेश्चन है नीट यूजी का, है ना। तो अब यहां पे देखो करना क्या है मुझे, देखो सवाल कह रहा है दो पिथ बॉल्स थी और उनको ऐसे हैंग किया हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, पहले जैसे सवाल में था कि भैया फोर्स इनके बीच में लग रही है, रिपल्सिव फोर्स, इसलिए ऐसे रुके हुए हैं यहां पे, ठीक है। चलो, तो अगेन मैं वही चीज बताता हूं आप लोगों को कि भैया ये जो बॉल है, अरे ये जो बॉल है इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रहा होगा, इस बॉल के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। इस बॉल का मास अगर m है तो mg लग रहा होगा, इधर लग रहा है ये रिपल्सिव फोर्स, और यहाँ पे लग रहा है भैया हमारे पास टेंशन t फोर्स, t टेंशन लग रहा है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम में क्यों है, अरे ये इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि ये f और mg का रिजल्टेंट जो है, f और mg का रिजल्टेंट जो है उसको ये टेंशन बैलेंस कर रही होगी, ये f और mg का जो रिजल्टेंट है उसको टेंशन बैलेंस कर रही होंगी, ठीक है। तो यहां पे देखो यार, इसका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, और ये जो एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा, तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं कि टेन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ बाय एम जी, अरे टेन थीटा इक्वल टू एफ बाय एम जी, या फिर इसको भी छोड़ो, अरे इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, तुम लोग अगर ऐसे तुम्हें समझ नहीं आता तो तुम कंपोनेंट बाजी भी कर सकते हो, यहाँ पे ये थीटा है तो टी कॉस थीटा एम जी के बराबर रहेगा, और टी साइन थीटा जो है एफ के बराबर रहेगा, उसको भी जब डिवाइड ही करना है तुम लोगों को तो यहां से यही निकल के आएगा कि टेन थीटा विल बी इक्वल टू एफ बाय एम जी। अब फोर्स कितनी लग रही होगी बेटा इनके बीच में, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये हो गया यहाँ पे एम जी। और इस केस में अगर बात करूं बेटा, इस केस में अगर बात करूं, इस केस में अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से, तो अब इनके बीच में सेपरेशन हो गया है आर डैश, और मैं मान लेता हूं कि ये जो एंगल है ये हो गया अल्फा, तो अब सिमिलरली यही केस मैं यहां पे भी लिख सकता हूं, सिमिलरली यही केस अपन यहां पे भी बना सकते हैं, कैसे कि भैया टेन अल्फा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ डैश बाय एम जी, और एफ डैश कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर वन का स्क्वायर कर ले, आर डैश की जगह आर वन कर लेते हैं क्योंकि डैश के साथ स्क्वायर लगाऊंगा कंफ्यूजन होगा, और ये हो जाएगा एम जी, पक्की बात। अब यहां से थीटा अगर टेन थीटा में लिखना चाहूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो ये कितना हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से देखो ये हो जाएगा r/2 डिवाइडेड बाय y, ये हो जाएगा r/2 डिवाइडेड बाय y, तो ये r/2y हो जाएगा। यहां पे अगर देखूं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, r'/2 डिवाइडेड बाय y/2, यानी r1/2 डिवाइडेड बाय y/2, तो ये आ जाएगा मेरे पास r1/y, ये आ जाएगा r1/y। किसकी वैल्यू है ये, tan अल्फा की वैल्यू। इतनी बात क्लियर है सब लोगों को? क्या इतनी बात सभी लोगों को क्लियर है? अरे बोलो यार, पक्की बात। अब कर दो इन दोनों को डिवाइड, अब कर दो भैया इन दोनों को डिवाइड, और अगर डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, डिवाइड कर दोगे तो देखो इधर बताता हूं, tan थीटा बाय tan अल्फा करूंगा, tan थीटा बाय tan अल्फा, दिस विल बी इक्वल टू, थीटा तो क्या था बेटा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी, ये हो जाएगा यार। तो यहां से के क्यू स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर गया, एम जी से एम जी गया, और ये क्या निकल के आया बेटा, r1 का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और इनकी जो ये वाली वैल्यूज थी r/2y और r1/y, इनको भी कर दो डिवाइड, तो ये हो जाएगा r/2y, और यहाँ हो जाएगा r1/y, तो ये y से ये y भी गया। तो यहाँ से एक इक्वेशन मेरे पास निकल के आ गई कि भैया r1 स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, r/2r1। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r1 का क्यूब विल बी इक्वल टू, सॉरी ये 2r1 क्यूब विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा मेरे पास r का क्यूब, ये हो जाएगा r का क्यूब, पक्की बात। चलो तो यहां से r1 की वैल्यू निकल के आ गई, फिर तो भाई खत्म हो गया मामला। ये r1 क्यूब क्या हो जाएगा, r³/2, और यहां से r1 की वैल्यू आ जाएगी, भैया इसका क्यूब रूट लूंगा तो r क्यूब का क्यूब रूट तो r हो जाएगा, और इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2, इस तरीके से। तो ये आ गई मेरे पास r1 की वैल्यू, एंड दैट्स द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समाप्त। किसमें दे रखा है भैया r1 की वैल्यू, ये रखा ऑप्शन नंबर 3 में, r/√2, एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। समाप्त, खत्म, पक्की बात, अरे पक्की बात। चलो यार, तो इसी के साथ आज की क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं अभी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन अभी हमारा रिमेनिंग है, और सिर्फ यही क्वेश्चन रिमेनिंग नहीं है, बहुत सारे सवाल हैं अभी जो कि बचे हुए हैं, उनको अपन कल करने वाले हैं, उनको अपन कल करने वाले हैं। कब? कल 1 PM पे स्पेशल क्लास होगी हमारी, ठीक है, और यूट्यूब वाली नहीं होगी कल। और लिंक जो है बेटा कहां पे है, डिस्क्रिप्शन में है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, पक्की बात। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलता हूं आप लोगों से अगली क्लास में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।